हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेमो हैक में। जैसा कि अभी तक हमारा चल रहा था पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 11 पर हम पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों की ये क्वेरी थी, कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे कि बायोलॉजी कब से स्टार्ट होगी। जैसे ही ये लेक्चर हमारा इसका लेक्चर सारे ख़त्म हो जाएंगे पीरियोडिक टेबल के, उसके बाद जल्दी हम बायोलॉजी की ओर मूव करेंगे। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल दूंगा, शॉर्ट्स के फॉर्म में। और साथ ही साथ जब ये लेक्चर एंड होगा तो लास्ट लेक्चर के साथ हम इसमें एक अटैचमेंट डाल देंगे जिसमें सारा ही पूरे ही मतलब चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको उपलब्ध जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। अब हम आपके साथ आगे मूव करते हैं लेक्चर नंबर 11 पर, जिसमें हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, जो कि हम पहले जान चुके थे। साथ ही साथ अब इसके एप्लीकेशन के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने कोई कैरेक्टर पढ़ा है तो उसके बारे में हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है। हम तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर हम देखेंगे कि पहला एप्लीकेशन इसका होता है मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटल्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके कारण मेटल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कह रहे हैं। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ही कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजीली हो जाएगा। अरे मान लीजिए अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो यानी कम एनर्जी लग रही है हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इसके कारण इजी हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम जब देखेंगे इस तरीका से तब आगे हम और भी देखते हैं कि पीरियड्स और ग्रुप में इसका ट्रेंड किस तरीके से चलता है। यानी जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। तो हम एक चीज और जानते थे, शुरू करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम हम ग्रुप में चलते हैं तो ग्रुप में क्या होगा, पीरियड नंबर बढ़ता है। पीरियड नंबर बढ़ने से साइज बढ़ती है। और क्या क्या बढ़ जाता है, साइज बढ़ने से क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी कम हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी घट रही है तो ऑब्वियस है मेटालिक कैरेक्टर हमारा बढ़ेगा। जैसा कि हमने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी हो जाता है। तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे, फिर किसी भी पीरियड के अंदर हम चलते हैं तो होता क्या है कि जब हम देखेंगे तो इस यहाँ पर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसकी साइज कम जाएगी। तो साइज क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब साइज डिक्रीज कर रही है, जिसकी साइज डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन पास रहेगा, तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करने के कारण मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, अगर इसका संबंध हम देखना चाहें मेटालिक कैरेक्टर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ, तो हम ऐसा फाइनल डिसीजन कह सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर जो होगा, मेटालिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि सबसे हम बार बार देखते हैं, बार बार एक ही चीज पर डिपेंड करवा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर घूर फिर के हम बात उतना ही कर देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। यानी इसको समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर किसी ने अभी तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार उसको वापस देखें, फिर यहाँ पर आके आगे आप फर्दर मूव करें। अब इसके बाद हम अगला कैरेक्टर देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है प्रिडिक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब होता क्या है कि वैलेंस सेल सबसे पहले हम जान लेते हैं किसको कहते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहरी सेल होगा जिसको nth ऑर्बिट कहते हैं, उसी को हम वैलेंस सेल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि इस कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहला सबसे आउटर मोस्ट सेल थर्ड यानी nth सेल, ये हमारा, इसको हम क्या कह रहे हैं, वैलेंस सेल कह रहे हैं। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 2।
ऐसे मान लीजिए हम अगर सेल बना के देखते हैं तो ये S होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है S के अंदर, इसके पास 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 2 है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल को निकालना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना था, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे थे। अब अगर हम इसको निकालेंगे, इसको तो निकाल लिए, इसको निकाल लिए, अब किसी तरह इस दोनों को तो निकाल लेंगे। लेकिन अब क्या होता है, जब हम इससे इसमें जंप करेंगे तो इस बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप लार्ज होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है, जिसके कारण से इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला यहां से, यानी हमने 3s2 को रिमूव किया। पहले हम यहां हम कैसे लिखते थे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। सेकेंड को करेंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हम, तो ये हो जाएगी हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी 3। अब इस तरीका से जब हम देखने जाएंगे कि किसकी वैल्यू कितनी है तो पता चलेगा I1 से ज़्यादा I2 है, लेकिन इससे बहुत बहुत ज़्यादा I3 हो जाता है, क्योंकि एनर्जी गैप के कारण हमें ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। अब कोई ज़्यादा दूर है तो उसको घींच तीर करके लाने में ज़्यादा टाइम न लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो ऑब्वियस है एनर्जी हमको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जिसके कारण से यहाँ पर I3 बड़ी हो जाती है। तो इससे तो हमको ये पता चल जाएगा ना, जहाँ लास्ट वाली एनर्जी जहाँ पर बड़ी हो गई, यानी जिस दो आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में ज़्यादा लंबा गैप है, उससे हम इतना पता कर सकते हैं ना कितना इलेक्ट्रॉन था वैलेंस सेल में। अब बताइए कितना मस्त चीज़ है ये। इससे हम पता कर लेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके थ्रू इस तरीका से हम पता कर लेंगे कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको आप नोट कीजिए। एज पर स्टूडेंट डिमांड हमने अब क्या किया कि जैसे उन लोगों की, कुछ लोगों की डिमांड थी कि कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल कराए जाएं, तो उसके कारण हम एक कॉमन एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोई हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक मान लीजिए M कोई मेटल है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3, आयोनाइजेशन एनर्जी 4। मान लीजिए हम इसका एक प्रिडिक्टेड वैल्यू लेके चलते, मान लीजिए कुछ भी हम लेके चल रहे, मान लीजिए 300 था, ये 478 था, ये 1240 था, ये 1317 था, ठीक है। जब हम देखते हैं 1 और 2 तो नॉर्मल गैप दिख रहा है, जबकि इस दोनों के बीच में जब देखेंगे तो यहाँ पर लार्ज गैप है, लार्ज गैप आ जा रहा है। तो इससे अब हम क्या समझ सकते हैं, अरे इन दोनों के बीच में लार्ज गैप है, 400 और 1200 के बीच में 800 का। तो इससे क्या हम समझ सकते हैं, बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, ये अंदर वाले हो जाएंगे ना। हमें देखना है इधर कितने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन 2। तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मेटल है तो ऑब्वियस है प्लस में जाएगा, तो +2। ग्रुप नंबर क्या होना चाहिए, अरे अगर NH2 है तो ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा, जिसको हम क्या कह सकते थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल, यही कह रहे थे ग्रुप 2 वाले को। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन 2- के साथ इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है। अब हमारे पास क्या था, M2+ था और यहाँ O2-, तो आपने क्रॉस करा के फॉर्मूला बनाना सीखा होगा, इससे ये कट जाता है, MO इसका फॉर्मूला हो जाता है। दूसरा हम नाइट्राइट आयन के साथ करके देखेंगे, तो इसका M2+ NO3- जो एक्सचेंज होता था, तो MnO3 और ये 2 इधर आके ट्वाइस हो जाएगा इसमें। अब हमारा तीसरा है नाइट्राइड के लिए, जिसमें M2+ N3- एक्सचेंज करेंगे, M3N2 आ जाएगा। इस तरीका से इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में अपनी राय और अपनी क्वेरी लिखें। आपको क्या क्या परेशानी हो रही है या क्या आप चाहते हैं हमसे, ये आप हमें जानकारी दें। हम आपके हिसाब से काम करेंगे क्योंकि ये चैनल हम सभी का है। थैंक यू।